दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे बाबा आशू भाई गुरुजी ने जहां एक तरफ अपने ऊपर लगे आरोपों को एक साजिश बताकर सीबीआई जांच की मांग करी, इसमें आरोप लगाया कि वह एक गैंग का शिकार हुए हैं जो कि सुनियोजित तरीके से हाई प्रोफाइल लोगों से अवैध वसूली करता है। आशू भाई गुरुजी और उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि इस पूरी साजिश में शिकायतकर्ता लड़की और उसके साथी के साथ साथ क्राइम ब्रांच के कई आला अधिकारी और तत्कालीन डीसीपी भी शामिल हैं। बाबा के वकीलों के अनुसार सभी सबूतों को देखकर उच्च न्यायालय ने क्राइम ब्रांच को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। और भी कई बड़े राज खुले जो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या हैं वो राज, क्या सबूत हैं जो बाबा और उनके वकीलों के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर वो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं और साथ ही साथ कई आला अधिकारियों का नाम ले रहे हैं जो कि इस साजिश में लिप्त हैं। आप खुद ही सुनिए कि इस पीसी के दौरान क्या कुछ खुलासे और क्या कुछ आरोप लगाए गए। आज हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत फेमस मीडिया ट्रायल केस है। आशू भाई गुरुजी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इनके खिलाफ बनाया गया मुकदमा सिर्फ और सिर्फ पैसे की एक्सटॉर्शन करने के लिए बनाया गया। और किस तरह से इस तरह के केस बनाए जाते हैं इस दुनिया में, वो हम आपके जरिए बताना चाहते हैं। 2018 में जब इनके खिलाफ इनके बेटे समर, इनके दोस्त सौरभ और मैनेजर रविशंकर के खिलाफ बहुत संगीन धाराओं में गैंग रेप, पॉक्सो की दफ़ा में, हौज खास के अंदर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो पूरी मीडिया में एक प्रचार हुआ कि किस तरह से इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, ये किया, वो किया। आज गूगल पे जाएंगे तो कम से कम 20 वीडियो मिलेंगी जिसमें यह तो बताया जा रहा है कि इन्होंने गलत किया, ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन आज आपके ज़रिए मैं इस स्कैंडल से पूरा पर्दा उठाना चाहता हूं कि किस तरह से दुनिया के अंदर बनाए गए सारे रेप के मुकदमे, अगर सारे मुकदमे झूठे नहीं हैं तो सारे मुकदमे सच्चे भी नहीं हैं। ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर में जब आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से ये लोग जो गुरु या कोई भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए किस तरह से सॉफ्ट टारगेट होते हैं और किस तरह से लोग इनको ईजीली कानून का मिसयूज करते हुए फॉल्स केस में इम्प्लीकेट करके और एक मोटिव के साथ कि किस तरह से मोटा पैसा इनसे हटा जाए, उसके लिए ये इनको गलत केसों में फंसाते हैं। आशू भाई गुरुजी के खिलाफ जिस लड़की ने इनके खिलाफ 2018 में गैंग रेप और पॉक्सो की सेक्शन में हौज खास थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई, उसी लड़की ने अपना नाम बदलते हुए बिग फिशेस, जो बिल्कुल बड़े अंपायर से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ भी गैंग रेप के मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। जब इनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया जाता है तो इनके पास में उसका एसोसिएट, उस लड़की का जो पार्टनर है रामनेश शर्मा, वो इनके ऑफिस में आता है एक मीडिया की कटिंग लेके कि आशू भाई जी आपके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। इनको ये मालूम भी नहीं, क्योंकि ये कभी जानते नहीं, उसको कभी मिले नहीं कि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। उसने कहा इनके सामने अपना फ़ोन खोल के कि मैं डीसीपी राम गोपाल नायक का आदमी हूं, जो इस टाइम क्राइम ब्रांच में डीसीपी हैं, और आपके सामने मैं उनसे बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा हम सेटल करवा देंगे। आप अपने किसी भरोसे के आदमी का मोबाइल नंबर दीजिए और यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाइए, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। घबराया हुआ आदमी, जिसने कभी आज तक ये चीज़ें नहीं सही ना देखी, घबराहट में इन्होंने वहाँ से चले गए और अपने एक 20 साल के संबंध वाले, जिसको अपने बेटे समान मानते हैं, शिव कुमार जी, उनका मोबाइल नंबर इन्होंने उसको दे दिया। 9 तारीख को ऑफिस से जाते ही वो आदमी शिव कुमार जी से ओपनली, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, ओपनली पैसे की डिमांड करनी स्टार्ट कर देता है।
कि 12 करोड़ रुपये चाहिए, 13 करोड़ रुपये चाहिए, और उसके बाद नेगोशिएट करता है 7 करोड़ रुपये चाहिए, हम आपके मैटर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करवा देंगे। 50 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो ये सीडी में मौजूद है, पेन ड्राइव में मौजूद है, और हमारे पास वो मोबाइल फ़ोन आज भी मौजूद है जिसके अंदर ये सारी की सारी उसकी पूरी व्हाट्सएप चैट, उसकी पूरी मोबाइल रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन के साथ हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कि खेल आगे कहाँ जाता है। वही आदमी अपनी पूरी बातचीत के दौरान बताता है कि डीसीपी राम गोपाल नायक साहब के साथ मेरी बात चल रही है, मैं उनके घर जा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी बातचीत 50 रिकॉर्डिंग के अंदर है हमारे पास। उसके बाद वही आदमी उसी रिकॉर्डिंग में ये बात बोलता है कि दाती महाराज का केस भी हमारे साहब ने 13 करोड़ रुपये में सेटल किया है, यानी उसको एक विजिटिंग कार्ड की तरह दिखाता है कि हम लोग ये काम करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग में एडमिट है हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास है, उसका बोला हुआ हमारे पास है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन हौज खास थाने में होनी चाहिए थी। 2-3 दिन में ही ये केस क्राइम ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र हो गया? और जब इतनी बात थी तो मैं जब थाने में रहा तो थाने में मुझे बंद करना चाहिए था। मैं एसी रूम में कैसे सोता था? बहुत सी बातें हैं जो दिखाई नहीं गई, जो बताई नहीं गई। और हमेशा जो जेल के सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान थे वो मुझे बड़ी कोऑपरेट करते थे। वो कहते थे अगर तुम सही हो तो ज़रूर घर जाओगे, और मैं भी उनका आभारी हूँ। मैं ये कहता था सर मैं ज़रूर घर जाऊँगा अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये सब एक साजिश के तहत कार्रवाई हुई है। मेरे जेल से बाहर आने के बाद भी वो लोग कोशिश करते रहे मुझे मिलाने की कि आप हमसे बात तो कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? और जेल में भी 7 अप्रैल को 2019 में, ये गौरतलब बात है, 7 अप्रैल को जेल में मुझे 3 लोग मिलने आए जिन्हें मैं जानता नहीं था। उनमें से एक बंदा ये कहता है कि क्या तू मुझे जानता है? मैंने कहा नहीं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, महंत हूँ, 70 सेक्टर में रहता हूँ, 5 मिनट में निकाल सकता हूँ, तो बोल 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा, 20 करोड़ रुपए खर्च करेगा, केस ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा क्या सबूत है? उसने वहाँ पर मेरी उस महिला से बात कराई जिसके लिए मेरे पे अपराध लगाए गए हैं। मैं बड़ा हैरान था कि उन लोगों की पहुँच जेल तक है। मैं बड़ा हैरान था कि ये सोच कर के देखिए प्रशासन भी कुछ नहीं है। आज भी आप चाहें तो उसके बहुत सारे सबूत हैं। वहाँ पर मैंने जेलर को बोला सर ये अंदर कैसे आ गए? बोले जी ये अंदर की बात है। मैं भी न्याय के साथ हूँ और सब कुछ न्याय प्रणाली के आधार पर ठीक होगा। पूरा भरोसा? हाँ जी, मुझे पूरा भरोसा है सब अच्छा होगा। और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ हूँ कि मैं आने वाले भविष्य को अच्छा देख रहा हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पर प्रेस को जोड़ना ये बताना नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मुझे ये बताना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो तो वो नहीं होना चाहिए।